वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और क्लास 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ रहे। यह हमारा सेशन दूसरा है। पहले सेशन में हमने देखा था भारत खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जीवन परिचय और अहमदनगर किले की थोड़ी बहुत जानकारी हमने देखी। अब देखते हैं इसके आगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 कालजयी कृतियों की रचना की। पहला था विश्व इतिहास की झलकियां, दूसरी है उनकी आत्मकथा और तीसरी है भारत की खोज। इनमें से पहली कृति की जो रचना है विश्व इतिहास की झलकियां, यह उन्होंने अपनी पुत्री, अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी। लेकिन उससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के युवा मानस को मानव का इतिहास समझने की एक नई दृष्टि मिली। उसी तरह जैसी उनकी आत्मकथा व व्यक्ति विशेष की जीवन कथा मात्र नहीं, मतलब आत्मकथा क्या होता है कि हम अपनी खुद की कहानी सब लिखते हैं, तो वह व्यक्ति विशेष होती है और उसमें हमारा सारा जीवन प्रवाह, जीवन कथा होती है। लेकिन यहाँ पर उनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो आत्मकथा लिखी थी, वह व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उससे पूरे नए भारत की बनावट को समझने में अंतर्दृष्टि मिलती है। भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने कहा है कि इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्रों के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है। अर्थात भारत के जो राष्ट्रीय चरित्र है, हमारा इतिहास में हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से हमारे नेता हुए, संत हुए, सारी जो परंपरा है उसका गहरी पढ़ाई इसमें की गई है। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई थी। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई है। क्यों समर्पित की लेखक ने? क्योंकि इन साथियों के द्वारा ही उनको यह किताब लिखने की प्रेरणा मिली थी। तिथियों का यह चुनाव संयोग भर भी नहीं है, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू जी के सरोकार की ओर इशारा करती है। पुस्तक की भूमिका में नेहरू जी ने कारावास के अपने साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों को, साहचर्य को अपना सौभाग्य माना। मतलब इन व्यक्तियों का जो सहयोग उनको मिला था, जो उनकी मित्रता का साथ उनको मिला था, उसे लेखक पंडित नेहरू जी अपना सौभाग्य मानते हैं। इस संदर्भ में नेहरू जी ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथी की चर्चा इस पाठ में की है। इन लोगों का साथ उन्हें इस मायने में बहुत दिलचस्प लगता था कि वे केवल राजनीतिक माहौल के बारे में ही नहीं बल्कि भारतीय विद्वता, उसके प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी जीवित और प्राचीन भाषाओं से था और उनकी विद्वता का यह स्तर बहुत ऊंचा था। मतलब वह जेल में बंदी जरूर थे, उनके जो 9 साथी थे जेल में बंदी भले ही थे, लेकिन उनको इन सारे विषयों की बहुत जानकारी थी और जब वे आपस में चर्चा करते थे तो लेखक को इनके इस अपने नॉलेज बढ़ाने में इन सारी बातों को मतलब वहाँ पर उनको सारी चीजें वहाँ पर लेखक को समझ में आ जाती थी कि किस प्रकार से इन सारे लोगों को अलग अलग विषयों का ज्ञान है और अपनी इस पुस्तक में ये सारे विषय डालने के लिए उनसे ही प्रेरणा मिली थी। अपने साथियों के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नेहरू जी ने लिखा है, मेरे सामने ग्रहण करने के लिए तमाम दौलत थी और एकमात्र बाधा उससे लाभान्वित होने में मेरी सीमित क्षमता थी। मतलब लेखक इन सारे दोस्तों को, उन सहचार्यों के सामने अपनी जो क्षमता थी उसे बहुत कम मानते थे। इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में इन बंदी साथियों से जो अनगिनत बहसें और बातचीत हुई, उससे नेहरू को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में मदद मिली। तो अब हम देखते हैं अहमदनगर किला। इस पाठ को हम पहले पढ़ते हैं विस्तार के साथ। अब पढ़ रहे हैं हम अहमदनगर का किला। यह पाठ पढ़ते हैं। अहमदनगर का किला किताब में लिखा हुआ है। यह अहमदनगर का किला में तारीख डाली हुई है 13 अप्रैल 1944। लेखक कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। देखो, लेखक भी आजाद भारत को आजाद करना चाहते थे और इस संदर्भ में वो हमेशा जेल में जाया करते थे। तो लेखक कहते कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। मतलब लेखक को जब उस जेल में लेकर जा रहे थे तब अंधियारा होने वाला था। तो अंधियारे के आकाश में झिलमिलाता हुआ दूज के चांद हमारा स्वागत कर रहा था। तो रात के समय चांद ही रहता है। तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि हमारा स्वागत के लिए वहां पर चांद था आकाश के अंधियारे में। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष, आपने देखा होगा कि महीने के हमेशा 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनका कालावधि 15-15 दिन का होता है। तब से यह बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। मतलब उस समय जब वो कारावास में लोग रहते थे तो उनको समय या दिन रात कितने दिन हुए कुछ पता नहीं चलता था। तो लेखक कहते हैं कि जब नया चांद उगता है तो नया चांद, मतलब देखो महीने में अमावस्या और पूर्णिमा होती है। तो जैसे ही मतलब अमावस्या होती है तो क्या हो जाता है, पूरा चांद छिप जाता है और जैसे ही धीरे धीरे चांद बढ़ने लगता है तो वहाँ पूर्णिमा का उगम होता है, पूर्णिमा होती है उस दिन। आपने ये सब चीजें साइंस में पढ़ी होगी। तो जैसे लेखक कहता है कि जब महीने में चांद उगने लगता था तो हमें पता चल जाता है कि अब महीना हो चुका था। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर मतलब साथी, दोस्त। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनका स्थायी सहचर, उनका स्थायी दोस्त कौन रहा है, चांद। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो देखो यहाँ पर लेखक की पॉजिटिविटी, आशावादी दृष्टिकोण दिखाई दे रही है कि किस प्रकार चांद, यहाँ पर लेखक कहता है कि वो तो मेरा दोस्त था ही, लेकिन उसके कारण ही मुझे पता चलता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, मतलब दुख के बाद सुख आने वाला है। तो इस प्रकार जब लेखक निराश हो जाते थे तो उनको आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए यह चांद से उनको प्रेरणा मिलती थी। यहाँ पर ये अहमदनगर किला का चित्र दिया है और उसके नीचे आपको लिखा हुआ है कि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। यहाँ पर अहमदनगर किले का वह कक्ष है जहाँ पर अपने जेल यात्रा में लेखक जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। यह वह चित्र है। अब लेखक बताते हैं कि अतीत का सार। अतीत मतलब जो बीत चुका है, अर्थात भूतकाल। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। बागवानी करना मतलब
पेड़ पौधे लगाना, मतलब बगीचे का काम करना। अभी उस समय जब लेखक सिर्फ अहमदनगर के जिले के किले, अहमदनगर के किले में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उन्होंने जेल यात्रा की थी, जिस जिस कारागृह में उनको रखा गया था, वहां पर भी वह क्या करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। तो इस किले में भी उन्होंने क्या किया था, बागवानी करना शुरू कर दिया था, अर्थात बाग काम करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। तो देखो वहां पर जो जमीन थी किले की वह बहुत खराब थी, वह पथरीली थी, मतलब पत्थर से युक्त थी, पुराने मलबे, वहां पर मिट्टी के बहुत सारे ढेर थे और अवशेष, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें उनको मिलती थी। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूरबीन संधियां भी देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। लेखक यहाँ पर उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। यह घटना है चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। जब उसके विरुद्ध में, उसके जो विरुद्ध के जो राजा थे, उन्होंने जब उसके किले पर आक्रमण किया था तो चांद बीवी नाम के एक सुंदर महिला ने उसका विरोध किया था। तो लेखक यहाँ पर उस घटना को याद करते हैं। चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ से तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई थी। लेखक कहते जब वो बागकाम करते थे तब खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। गुंबद मतलब जो बिल्डिंग्स होते या मंदिर होते, उसके ऊपर का जो गोलाकार भाग होते उसे कहते हैं गुंबद। तो लेखक जब उस मिट्टी का खुदाई करते थे तो उनको बहुत सारे प्राचीन चीजें मिल रही थी। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। मतलब लेखक वहां पर बहुत सारे काम करना चाह रहा था, लेकिन साधन के अभाव के कारण और अधिकारियों ने उनको मना करने के कारण वह आगे कुछ काम नहीं कर सके। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो अभी वहां पर बागकाम हो जाने के बाद उन्होंने कुदाल छोड़ दिया और हाथ में कलम उठा लिया, अर्थात उन्होंने अपनी यह किताब लिखने को आरंभ कर दिया था। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा, कर्म के माध्यम से मतलब जो कार्य वो कर रहे थे वह क्या करते, अपने वर्तमान अनुभव का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो वर्तमान अनुभव को अपना हिस्सा बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। मतलब लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं तो कुछ तो लिखना चाहता था, लेकिन मुझे किस प्रकार उसकी शुरुआत करनी है, वर्तमान में जाऊँ तो वर्तमान का मुझे कुछ पता नहीं है, भूतकाल के बारे में उतना उनका अनुभव अच्छा नहीं था, इसलिए वह लिख नहीं पा रहे थे। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्वक शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि उनको जो लिखने की कला थी, जैसे बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं, जैसे बड़े बड़े लेखक लिखते हैं, तो वो कहते कि वो लेखन शैली मेरे पास नहीं थी। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो यहाँ पर लेखक ने एक इतिहासकार का वर्णन किया है। अब देखते हैं अतीत का दबाव।
दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह से अभिभूत करता है। मतलब अगर दबाव मतलब किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, तो लेखक कहते हैं कि वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन दोनों ही उसमें वो दबाव किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू मतलब किसी की सांसें वहां पर रुकना, मतलब वो वहां पर सहन नहीं कर पाते थे। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास ऐसी क्या विरासत है कि क्या मैं उत्तराधिकारी हूँ किस चीज का कि मैं उन चीजों को लिख सकूं कि मैंने क्या किया है अपने देश के लिए, या मेरे पास लिखने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे इतिहास के सारी जो चीजें हैं कि पराजय विजय, तो मैं उसका क्या हूँ, मैं विरासत नहीं बल्कि मैं उसका क्या हूँ, मानव जाति का साझेदारी हूँ, मैं उसका वारिस हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। मतलब व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, भले उनके गुण थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं, लेकिन वो दूसरे से अलग नहीं होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ रक्त मांस अस्थियां तो समान है, सिर्फ हमारे कुछ कोई तो खास बात होती है, उससे हम अलग हो सकते हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। अब हमने लेसन को पाठ को विस्तार से पढ़ लिया। अब उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। शब्दार्थ: अंधियारा, अंधियारे से पहले, अंधेरे से पहले। शुक्ल पक्ष, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह अर्थात प्रत्येक महीने के एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में विभाजित किया जाता है। सहचर, साथी। अवशेष: टूटे फूटे खंडहर। गुबंद: इमारत की ऊपरी गोलाकार भाग। अख्तियार मतलब धारण करना। दम घोटू अर्थात सांस रोकने वाली। यंत्रणा: कष्ट। अब इसके आगे देखते हैं इस पाठ पर आए हुए कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, नेहरू जी की बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन था? उत्तर: नेहरू जी के बंदी जीवन का स्थायी सहचर अर्थात उनका साथी था चांद। प्रश्न दूसरा, नेहरू जी अहमदनगर के किले में क्या कार्य करने लगे? उत्तर: नेहरू जी अहमदनगर के किले में बागवानी करनी शुरू कर दी थी। प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने लगे रहे, लेकिन वहां की मिट्टी पथरीली थी जिससे वह काफी परेशानी होती थी। प्रश्न तीसरा, अहमदनगर किले से जुड़ी कौन सी घटना आज भी याद की जाती है? इसका उत्तर इस प्रकार है। अहमदनगर किले से जुड़ी
एक घटना आज भी याद की जाती है। वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही किसी आदमी ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते हैं? इसका उत्तर है नेहरू जी के अनुसार वे उन सबको अपनी विरासत मानते हैं जिन्हें मानवता ने हजारों साल के दौरान हासिल किया है। वे उसकी विजयों के उल्लास, पराजयों की दुखद यंत्रणा और हमें आकर्षित करने वाले मानव के हैरतगेज साहसिक कार्य को वह अपना वारिस मानते हैं, साथ ही उन सबका जिसमें पूरे मानव जाति की साझेदारी है। क्वेश्चन 5वां प्रश्न, नेहरू जी क्या लिखने से डर रहे थे? उसका उत्तर इस प्रकार है, विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात लंबे समय से उनके मन में थी। वे इसी के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन विषय की कठिनाई और जटिलता से वह भयभीत थे। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा, पाठ का विश्लेषण पढ़ा, हमने पाठ को विस्तार के साथ पढ़ा और इसके बाद हमने पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ और उसके पाठ में आए हुए उस कठिन शब्दार्थों के साथ साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने हल किए। अब मिलते हैं अगले भाग में नए लेसन के साथ। मिलते हैं अगले भाग में।